भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत से नेताओं पर बात होती है, पर महिला नेताओं पर बहुत ही कम बात होती है। जबकि भारतीय राजनीतिक इतिहास में तक एक ऐसी महिला रही जो खुद अंग्रेज होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज जिन्होंने बुलंद की और इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला नेता होने का गौरव मिला। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला बनी थी। उस समय किसी महिला का राजनीति में होना बड़ी बात थी। ये कोई और नहीं बल्कि एनी बेसेंट थी। हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज हम बात करेंगे एनी बेसेंट की। डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म 1847 में लंदन में हुआ था। एनी बेसेंट को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता एक अंग्रेज थे और पेशे से डॉक्टर भी थे। डॉक्टरी से अलग इनके पिता की गणित और दर्शन में गहरी रुचि थी। माता एक आदर्श आयरिश महिला थी। डॉक्टर बेसेंट के ऊपर इनके माता पिता के धार्मिक विचारों का गहरा प्रभाव भी था। अपने पिता की मृत्यु के समय डॉक्टर एनी बेसेंट मात्र 5 वर्ष की ही थी जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद धन के अभाव के कारण उनकी माता उन्हें हैरो ले गई। हैरो से ही मिस मैरियट के संरक्षण में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। मिस मैरियट उन्हें कम उम्र में ही फ्रांस तथा जर्मनी ले गई और उन देशों की भाषा सिखाई। 17 वर्ष की आयु में एनी बेसेंट अपने माँ के पास वापस आ गई, यानी कि जब 5 साल की थी तब उन्हें ले जाया गया था हैरो। उसके बाद 17 साल में अपनी माँ के पास वापस आई थी एनी बेसेंट। इनका विवाह 20 साल की उम्र में ही हो गया था। युवावस्था में इनका परिचय युवा पादरी से हुआ और 1867 में उसी से इनका विवाह हो गया था। इनके जो पति थे उनके विचारों से इनकी असमानता थी। इनके विचारों की विचार नहीं मिलते जुलते थे, इसलिए इनका जो दाम्पत्य जीवन था सुखमय नहीं रहा, शादी अच्छी नहीं चली। 1870 तक ये 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। एनी बेसेंट आयरिश मूल की थी और इसी कारण ये हमेशा से ही आयरिश होम रूल की समर्थक रही हैं, जिससे इनके मन में स्वतंत्रता, स्वशासन और समाज सेवा जैसे विचार पैदा होते गए। ईश्वर, बाइबिल और ईसाई धर्म पर से इनकी आस्था डिग गई। पादरी पति और पत्नी का जो निर्वाह कठिन हो गया और 1874 में इनका संबंध टूट गया था। संबंध टूटने के बाद एनी बेसेंट को गंभीर आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा और उन्हें स्वतंत्र विचार संबंधी लेख लिखकर धन कमाना पड़ा। डॉक्टर एनी बेसेंट इसी समय चार्ल्स वेड्रा के संपर्क में आई थी और संदेहवादी के स्थान पर ईश्वरवादी हो गई थी। कानून की सहायता से इनके पति ने दोनों बच्चों को ले लिया था और इस घटना से इन्हें बहुत कष्ट हुआ था। तब एनी बेसेंट ने कहा था कि ये अत्यंत अमानवीय कानून है जो बच्चों को उनकी माँ से अलग करवा दिया। मैं अपने दुखों का निवारण दूसरों के दुखों को दूर करके करूंगी और सब अनाथ एवं असहाय बच्चों की माँ बनूंगी। इसके बाद इनका रुझान लेखन की ओर बढ़ा और इन्होंने वैचारिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, जनसंख्या नियंत्रण, महिला एवं कामगारों के अधिकारों जैसे कई मुद्दे उठाए। धीरे धीरे इनका झुकाव अध्यात्म और ईश्वरवाद में भी बढ़ने लगा, लेकिन ये होम रूल की बराबर समर्थक बनी रही और साथ ही चर्च और उसके कानून एवं बर्ताव के खिलाफ भी होती गई। अपने लेखन कार्यों से इन्होंने काफी लोकप्रियता भी हासिल की। अब ये भारत से कैसे जुड़ी ये समझ लीजिए। अपने लेखों के जरिए साल 1878 में उन्होंने पहली बार भारत के बारे में अपनी राय रखी। फिर धीरे धीरे उनके लेखों में भारत का जिक्र बढ़ता गया। 1883 में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी और जल्दी उसकी एक प्रमुख वक्ता भी बन गई। भारत आगमन एनी बेसेंट का कैसे हुआ। 1893 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के काम से भारत आई थी और फिर हमेशा के लिए भारत की होकर रह गई। इन पर भारतीय अध्यात्म और दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा। 1907 में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनाया गया। फिर इन्होंने भारत को इस सोसाइटी का गतिविधि केंद्र बना लिया था, यानी कि भारत में ही सारी एक्टिविटीज का जो सेंटर था भारत को बनाया था इन्होंने। एनी बेसेंट का मानना था कि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता की बहुत जरूरत है, इसलिए सोसाइटी के कार्यों के साथ इन्होंने खुद को राजनीति में भी सक्रिय रखा था। इन्होंने भारत में धार्मिक, राजनैतिक और शैक्षणिक जागरण की दिशा में काम करना शुरू किया। भारत में भी होम रूल की समर्थक रहीं और शुरुआत से ही भारत में स्वशासन के बारे में लिखती रहीं। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जरूरत को इन्होंने भारत के लिए एक मौका बताया था, कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तब अंग्रेजों को भारत की जरूरत थी और उस जरूरत को इन्होंने भारत के लिए एक मौका बताया था। उन्होंने काशी के जो तत्कालीन नरेश थे महाराजा प्रभु नारायण सिंह, उनसे भेंट की और उनसे कामाख्या जो स्थित काशी नरेश सभा भवन है उसके समीप की भूमि प्राप्त की और 7 जुलाई 1898 को सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सामाजिक बुराई जैसे बाल विवाह, जाति व्यवस्था, विधवा विवाह, इन सबको दूर करने के लिए ब्रदर्स ऑफ सर्विस नामक संस्था भी बनाई। इस संस्था की सदस्यता पाने के लिए एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे और ये प्रतिज्ञा पत्र होता क्या था। ये था, मैं जाति पाति पर आधारित छुआछूत नहीं करूंगा। दूसरा, मैं अपने पुत्रों का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं करूंगा या मैं अपनी पुत्रियों का विवाह 16 वर्ष से पहले नहीं करूंगा। मैं पत्नी, पुत्री और कुटुंब की अन्य स्त्रियों को शिक्षा दिलवाऊंगा। कन्या शिक्षा का प्रचार करूंगा।
स्त्रियों की समस्याओं को सुलझाने का भी प्रयास करूंगा। मैं जनसाधारण में शिक्षा का प्रचार करूंगा। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में वर्ग पर आधारित भेदभाव को मिटाने का प्रयास करूंगा। सक्रिय रूप से उन सामाजिक बंधनों का विरोध करूंगा जो विधवा स्त्री के सामने आते हैं जब पुनर्विवाह करती हैं। कार्यकर्ताओं में आध्यात्मिक शिक्षा एवं सामाजिक और राजनीतिक उन्नति के क्षेत्र में एकता लाने का प्रयत्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व निर्देशन में करूंगा। डॉक्टर एनी बेसेंट जानती थीं कि बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के इन सभी कठिनाइयों का समाधान संभव नहीं है। उन्होंने अपने 40 वर्ष भारत के सर्वांगीण विकास में व्यतीत किए। मदन मोहन मौलवी एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते थे, परंतु जो नियम थे उसके लिए कॉलेज का होना अनिवार्य था। मौलवी जी ने एनी बेसेंट के समक्ष सेंट्रल हिंदू कॉलेज का प्रस्ताव रखा तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने तत्काल स्वीकार कर लिया था और कहा था कि मेरे पास जो कुछ भी वो देश के लिए ही है, ये विद्यालय आपका ही है पंडित जी। एनी बेसेंट ने भारत में नारी की शिक्षा एवं विकास पर भी काफी काम किया। भारत को स्वतंत्र कराने के प्रति उनकी चिंता और सक्रियता को उनको ये भारत प्रेम का परिचय माना जा सकता है। 1914 में उन्होंने 2 पत्रिकाओं न्यू इंडिया दैनिक तथा द कॉमनवेल्थ साप्ताहिक का प्रकाशन कराया। ये 2 पत्रिकाएं थी एनी बेसेंट की, न्यू इंडिया दैनिक और जो द कॉमनवेल्थ ये साप्ताहिक प्रकाशन था इनका, इन्होंने प्रकाशन कराया इन 2 पत्रिकाओं का। एनी बेसेंट ने पूरे देश का भ्रमण प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने जगह जगह पर होम रूल की शाखाएं खोली और लोगों को स्वराज्य का अर्थ एवं उपयोगिता समझाई। उन्होंने विशाल प्रचार सामग्री भी तैयार की, भारतीय राजनीति में एक नया कदम रखा था। एनी बेसेंट ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था कि वैचारिक रूप से लोकमान्य तिलक और गोखले अलग हो गए थे। इनको 1907 में अपनी कोशिशों से मिलाकर एक किया और साथ ही कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में एकता बनाई। हिंदू और मुस्लिम समुदायों में एकता स्थापित करने में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई थी। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट को उनके 2 सहयोगियों के साथ नजरबंद कर दिया था। पूरे देश में सभाएं हुई थी, जुलूस निकले, महिलाओं ने खुलकर भाग लिया था। तब अंत में ब्रिटिश शासन ने उन्हें आजाद किया और कानून में कई सुधारों की घोषणा भी की थी। 1917 में ही कलकत्ता में कांग्रेस की सभा में उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये। स्वतंत्रता के विषय में वो गांधी जी के विचारों से असहमत थी। असहमत क्यों थी? क्योंकि कांग्रेस के जो गरम दल के विचार थे वो उनसे प्रभावित थी और उन्होंने आजीवन लोकमान्य तिलक के साथ देश की आज़ादी के लिए काम किया। गांधी जी से वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने धीरे धीरे कांग्रेस में अपनी सक्रियता कम कर दी थी। 1924 में गांधी जी के नेतृत्व में बेलगांव यानी कि कर्नाटक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। रेल की लंबी यात्रा कर डॉक्टर एनी बेसेंट जब बेलगांव पहुंची तो अधिवेशन प्रारंभ हो चुका था। तब गांधी जी सहित जो उपस्थित जनसमूह था उनके स्वागत में उठकर खड़ा हो गया था, किंतु अधिवेशन में अध्यक्ष के स्थान को छोड़कर वो पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ बैठी थी, यानी कि जो अध्यक्ष थी क्योंकि लेकिन उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया था और जो पार्टी के बाकी के लोग बैठे थे उनके साथ जाकर बैठी थी। गांधी जी ने अधिवेशन की कार्रवाई रोककर डॉक्टर एनी बेसेंट से आग्रह किया था कि वो अपने विचार व्यक्त करें। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रही हूँ। संन्यास के बाद भी वो भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार और समाज सुधार संबंधी कार्यों में तनमन से लगी रही। डॉक्टर एनी बेसेंट 1919 तक सक्रिय रही राजनीति में और इसके बाद राजनीति से अलग हो गई। भारत प्रेमी, हिंदू धर्म प्रेमी, सच्चे अर्थों में शिक्षा शास्त्री एनी बेसेंट थी। उन्होंने वाराणसी के गंगा तट पर अपना अंतिम संस्कार करने की इच्छा प्रकट की थी। 20 सितंबर सन 1933 में अंडयार चेन्नई के निकट 86 वर्ष की उम्र में आयु में इनका निधन हो गया था। उस जमाने में ये संभव नहीं था कि विमान या रेल द्वारा उनका पार्थिव शरीर वाराणसी लाया जा सके। इतिहास की इस महान नायिका की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनकी इच्छाओं के अनुसार भारतीय पद्धति से उनका दाह संस्कार हुआ था। उनका जो अस्थि कलश था वो बनारस लाया गया था और जो दशाश्वमेध घाट है उसका विसर्जन हुआ था वहां पर उस कलश का। पर आज भी एनी बेसेंट को भारत के लिए उनके योगदान को सराहा जाता है और उनको याद किया जाता है।